20वीं सदी के अंत तक इंसानों ने रोबोट्स का निर्माण कर लिया था। शुरुआत में इन्हें सिर्फ इंसानों की मदद के लिए बनाया गया। धीरे धीरे अमेरिकी सरकार ने रोबोट्स को पब्लिक सेक्टर में तैनात करना शुरू कर दिया। कोई पुलिस ऑफिसर बना, कोई डॉक्टर, तो कोई रोजमर्रा के अनगिनत काम संभालने लगा। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जन्म ने सब कुछ बदल दिया। हर गुजरते साल के साथ रोबोट्स पहले से ज्यादा बुद्धिमान और आधुनिक होते गए। देखते ही देखते इंसानों और रोबोट्स के बीच का फर्क लगभग मिट चुका था। अब वे खाना बनाने से लेकर गाड़ियां चलाने और जटिल फैसले लेने तक हर काम इंसानों की तरह करने लगे थे। उनकी काबिलियत को देखते हुए अमेरिकी सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी मिलिट्री में भी शामिल कर लिया। मगर फिर एक दिन जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसानियत की रक्षा के लिए बनाया गया था, उसी ने लॉस एंजल्स शहर पर परमाणु हमला कर दिया। पल भर में पूरा शहर राख में बदल गया और लाखों लोग मौत के घाट उतर गए। इस भयावह त्रासदी के लगभग 1 दशक बाद अमेरिकी सरकार ने पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन न्यू एशिया के देशों ने एआई का साथ नहीं छोड़ा। वहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले से भी तेजी से विकसित होती रही। इसे देखते हुए अमेरिका ने न्यू एशिया को खुली चेतावनी दे दी, अगर हमें जरा भी लगा कि तुम्हारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे अस्तित्व को खतरा है, तो उसे जड़ से मिटाने में हम एक पल की भी देर नहीं करेंगे। समय बीतता गया और देखते ही देखते साल 2065 आ पहुंचा। न्यू एशिया के एक बेहद शांत तटीय इलाके में अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस की एक टीम चुपचाप किनारे की तरफ बढ़ रही थी। तभी अचानक रात के घने अंधेरे में आसमान से एक तेज नीली चमकदार लेजर बीम उनके ऊपर से गुजरते हुए पूरे इलाके को स्कैन करने लगी। यह लेजर अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे अमेरिका के विशालकाय नोमैड स्टेशन से आ रही थी। यह अमेरिकन गवर्नमेंट का अंतरिक्ष में मौजूद अब तक का सबसे घातक और विनाशकारी ऑर्बिटल हथियार था, जो हजारों किलोमीटर ऊपर से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स और उनके ठिकानों का सटीक पता लगाकर पल भर में उन्हें आसमान से ही मिसाइलों के जरिए तबाह कर सकता था। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस यहां निर्माता नाम के एक बेहद रहस्यमयी शख्स को पकड़ने आए थे, क्योंकि अमेरिकी सरकार का मानना था कि सालों पहले लॉस एंजल्स शहर पर हुए भयानक न्यूक्लियर हमले के पीछे इसी निर्माता का हाथ था। इसी वजह से अमेरिकी सेना उसकी तलाश में थी। इसी तटीय इलाके के एक छोटे से खूबसूरत घर में जोशुआ और उसकी पत्नी माया रहते थे। माया गर्भवती थी और दोनों आने वाले बच्चे को लेकर बातें कर रहे थे कि तभी अचानक बाहर अंधेरे से चीख पुकार सुनाई देने लगा। उसी वक्त हारून अपने कुछ रोबोट साथियों के साथ हथियारों सहित जोशुआ के घर में घुस आया। हारून ने हाँफते हुए जोशुआ को बताया, हमने एक अमेरिकन घुसपैठिए को पकड़ा है। अमेरिकन ने हमें ढूंढ लिया है, वे यहां हमला कर चुके हैं। इतना कहकर हारून वापस मोर्चा संभालने बाहर भाग गया। कमरे में जोशुआ ने उस पकड़े गए अमेरिकन सैनिक के पास जाकर दबी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खुद एक अंडरकवर अमेरिकन सोल्जर हूँ और इस मिशन पर गुप्त रूप से काम कर रहा हूँ। अगर इन रोबोट्स को मेरी भनक भी लगी तो मैं यहाँ फंस जाऊंगा। वे अब भी यह खुफिया बात कर ही रहे थे कि पीछे खड़ी माया ने जोशुआ का यह सच सुन लिया। जोशुआ ने माया को समझाने की कोशिश की, अमेरिकी सेना सिर्फ निर्माता को पकड़ना चाहती है, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन माया समझ चुकी थी कि जिस इंसान से वह प्यार करती थी वह असल में एक अमेरिकी जासूस था। उसने कांपते हाथों से जोशुआ पर ही बंदूक तान दी और अपने रोबोट साथियों के साथ तुरंत नाव में बैठकर वहां से भागने लगी। लेकिन अगले ही पल अंतरिक्ष में मौजूद उस विशालकाय नोमैड स्टेशन ने नदी में भाग रही उनकी नावों को स्कैन कर लिया। इससे पहले कि जोशुआ कुछ कर पाता, नोमैड से छूटी एक विनाशकारी मिसाइल सीधे माया की नाव पर जा गिरी। एक भयानक धमाका हुआ और जोशुआ की आंखों के सामने सब कुछ जलकर राख हो गया। इस खौफनाक हादसे को बीते अब 5 साल हो चुके थे। माया के गायब होने और मौत के उस सदमे के बाद जोशुआ ने आर्मी छोड़ दी और एक बेहद आम जिंदगी जीने लगा था। स्पेशल फोर्सेस से रिटायर होने के बाद जोशुआ अमेरिकन गवर्नमेंट के एआई डिस्पोजल प्रोग्राम में काम कर रहा था, जहां अमेरिकी सरकार द्वारा पकड़े गए एआई रोबोट्स को इकट्ठा करके विशाल हाइड्रोलिक मशीनों से कुचलकर हमेशा के लिए नष्ट किया जा रहा था। शाम को जोशुआ घर लौट आया। 5 साल पहले माया से बिछड़ने का और अपने बच्चे को खोने का गम आज भी उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट रहा था। वह उसी की यादों में डूबा था कि तभी उसके घर यूएस आर्मी के 2 सीनियर अधिकारी आ धमके।
जिनमें से जनरल एंड्रूज ने आते ही कहा, हमारी इंटेलिजेंस टीम ने न्यू एशिया के जंगलों के नीचे निर्माता की असली खुफिया लैब ढूंढ निकाली है और हमारे पास यह पक्की खबर है कि निर्माता ने एक बेहद विनाशकारी हथियार बना लिया है जिसका कोड नेम है अल्फा। यह हथियार अंतरिक्ष में मौजूद हमारे नोमैड स्टेशन को हमेशा के लिए तबाह करने के लिए बनाया गया है। अगर वे उस अल्फा हथियार को एक्टिवेट करके नोमैड को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड घुटनों पर आ जाएगा और हमारा अस्तित्व ही इस धरती से मिट जाएगा। मगर जोशुआ ने कहा, 5 साल पहले मैं खुद निर्माता के बेहद करीब पहुंच चुका था। मैं उसे वहीं खत्म कर देता, लेकिन तुम लोगों ने बिना सोचे समझे वहां अंतरिक्ष से मिसाइल स्ट्राइक कर दी और मेरा पूरा मिशन बर्बाद कर दिया। उस मिसाइल हमले में मैंने अपनी गर्भवती पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया, इसलिए मुझसे अब कोई उम्मीद मत रखना कि मैं फिर से तुम्हारे इस मिशन पर जाऊंगा। तभी कर्नल हॉवेल ने एक खुफिया वीडियो प्ले किया। उस वीडियो में माया कुछ रोबोट साथियों के साथ जिंदा दिखाई दी। कर्नल ने कहा, यह वीडियो सिर्फ 2 दिन पहले न्यू एशिया के जंगलों में रिकॉर्ड किया गया था। माया जिंदा है, वह उस मिसाइल हमले वाली रात मरी नहीं थी। अगर तुम न्यू एशिया की उस सीक्रेट फैसिलिटी में घुसकर उस अल्फा हथियार को पूरी तरह तबाह कर देते हो तो हम वादा करते हैं कि हमारी स्पेशल फोर्सेस माया को सुरक्षित ढूंढकर तुम्हें सौंप देगी। माया को 5 साल बाद जिंदा देखकर वह इस मिशन के लिए तुरंत तैयार हो गया। इसी के साथ अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की एक बेहद अत्याधुनिक टीम यान में सवार होकर न्यू एशिया के घने जंगलों की ओर रवाना हो गई। कुछ ही घंटों के सफर के बाद वह यान रात के अंधेरे में एक ओपन फील्ड में यूएस फोर्सेस को उतारकर बिना कोई आवाज किए वापस चला गया। रात का डरावना सन्नाटा उस पूरे अनजान इलाके को और भी ज्यादा खतरनाक बना रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां तलाश करने पर उन्हें जमीन के नीचे जाता हुआ एक खुफिया रास्ता मिला। बिना एक पल की भी देरी किए आधी टीम हथियारों के साथ बंकर के अंदर दाखिल हो गई। उस खुफिया रास्ते के अंदर एक बहुत लंबी सुरंग बनी हुई थी। वे जैसे ही आगे बढ़े, उनके सामने निर्माता की वह विशाल अंडरग्राउंड लैब मौजूद थी। अमेरिकी जवानों ने वहां काम कर रहे निहत्थे वैज्ञानिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसी बीच बंकर के बाहर मौजूद न्यू एशिया की लोकल पुलिस को इस अमेरिकी रेड की भनक लग चुकी थी। उन्होंने भारी हथियारों के साथ ऊपर पहरा दे रहे बाकी अमेरिकी जवानों को चारों तरफ से घेर लिया। उधर बंकर के अंदर जोशुआ उस लैब के विशाल दरवाजे के सामने पहुंच चुका था, जिसके अंदर उस विनाशकारी अल्फा हथियार के होने की पूरी संभावना थी। जैसे ही वह भारी दरवाजा खुला, जोशुआ बंदूक ताने भीतर घुसा, मगर अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहां कोई मिसाइल या बम नहीं था, बल्कि सोफे पर बैठी एक बेहद मासूम और छोटी सी रोबोट बच्ची थी जो टीवी पर कार्टून देख रही थी। जोशुआ अभी हैरान होकर उस बच्ची को देख ही रहा था कि तभी एक घायल वैज्ञानिक ने जोशुआ पर अचानक गोली चला दी। उस वैज्ञानिक ने बच्ची को चिल्लाकर कहा, यहां से तुरंत भागो। वह बच्ची डरकर तुरंत एक गुप्त सीढ़ी के रास्ते ऊपर की ओर भाग निकली। इसी दौरान ऊपर मैदान में लोकल पुलिस के सामने अमेरिकी सेना पूरी तरह हार रही थी, जिसे देख अंतरिक्ष में मौजूद नोमैड स्टेशन ने उस पूरे इलाके को कुछ ही मिनटों में परमाणु धमाके से उड़ाने का काउंटडाउन शुरू कर दिया। अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज की बची कुची टीम जैसे ही जान बचाकर अपने यान में सवार होकर टेक ऑफ करने लगी, ठीक उसी पल यान में जबरदस्त धमाका हुआ। उसमें बैठे सभी अमेरिकी कमांडो मारे गए, मगर किस्मत से जोशुआ उस यान में मौजूद नहीं था और इसी वजह से वह बच निकला था। बंकर के बाहर सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर जितनी दूर हो सके पागलों की तरह भाग रहे थे। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। ठीक उसी पल एक तेज रफ्तार अमेरिकी मिसाइल सीधे निर्माता की उस खुफिया लैब से आ टकराई। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका एक ही झटके में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। अगली सुबह जब जोशुआ की आंख खुली तो उसने खुद को एक छोटी सी नाव में पाया। वह अभी होश संभालकर उठ ही रहा था कि उसके सामने वही रोबोटिक बच्ची खड़ी थी जिसे उसने उस लैब के अंदर देखा था। जोशुआ ने उस बच्ची को वहीं छोड़ा और अकेले ही आगे बढ़ने लगा। खेतों से गुजरते हुए उसे अपनी ही स्पेशल फोर्सेस का एक बुरी तरह जख्मी साथी मिला। जोशुआ उसे सहारा देकर पास के एक सुनसान घर के अंदर ले गया और छिप गया, लेकिन वह बच्ची भी चुपचाप जोशुआ के पीछे पीछे उसी घर में आ गई और बिना किसी डर के वहां रखे टीवी पर कार्टून देखने लगी। जोशुआ ने गुस्से में टीवी बंद कर दिया, मगर अगले ही पल जो हुआ उसने जोशुआ के होश उड़ा दिए। उस बच्ची ने बिना हिले डुले
सिर्फ अपने दिमाग की एडवांस टेक्नोलॉजी यानी अपनी अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक वेव से उस बंद टीवी को दोबारा चालू कर दिया। जोशुआ समझ गया कि यह कोई आम रोबोट नहीं है। इसी दौरान अमेरिकी सेना की कर्नल हॉवेल ने किसी तरह जोशुआ से संपर्क किया। उसने कड़क आवाज में आदेश देते हुए कहा, उस रोबोटिक बच्ची को अब भी इसी वक्त खत्म कर दो। यही रोबोटिक बच्ची वह खतरनाक अल्फा हथियार है जो हमारे नोमैड को तबाह कर सकता है। मगर इससे पहले कि कर्नल अपनी बात पूरी कर पाती, न्यू एशिया की लोकल पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। इधर घर के भीतर जोशुआ अब भी कुछ सोच ही रहा था कि अचानक गांव का ही एक रोबोट किसान उनके ठिकाने पर आ पहुंचा। अपनी सुरक्षा के लिए जोशुआ ने बिना सोचे समझे गोली चलाकर उस रोबोट को वहीं ढेर कर दिया। लेकिन बाहर गश्त लगा रही पुलिस ने जैसे ही गोली की आवाज सुनी, वे तेजी से घर की तरफ बढ़ने लगे। जोशुआ ने बिना वक्त गंवाए वहां खड़े एक पुराने ट्रक को स्टार्ट किया और उस बच्ची को साथ लेकर तेजी से वहां से भाग निकला। वे अभी कुछ ही दूर हाईवे पर पहुंचे थे कि जोशुआ के उस जख्मी साथी ने दम तोड़ दिया। जोशुआ ने ट्रक चलाते हुए उस बच्ची की तरफ देखा और उसे नाम दिया एल्फी। दूसरी तरफ कर्नल होवेल और उसका साथी पुलिस की गिरफ्त से चकमा देकर भाग निकलने में कामयाब हो गए। कर्नल ने तुरंत जोशुआ के ट्रक की लोकेशन को ट्रैक किया और वहां पहुंची, मगर ट्रक में जोशुआ और एल्फी नहीं थे। जोशुआ चालाकी से ट्रक छोड़कर एक लोकल टैक्सी के जरिए काफी दूर निकल चुका था। अब पूरे शहर और हाईवे पर पुलिस ने जोशुआ और एल्फी को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। एक चेकिंग पॉइंट पर लोकल पुलिस की नजर एल्फी पर पड़ गई। इससे पहले कि पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर कर पकड़ पाते, एल्फी ने एक बार फिर अपनी अकल्पनीय दिमागी ताकत का इस्तेमाल किया। उसने अपनी एडवांस्ड वेव से पल भर में उस पूरे इलाके के पावर ग्रिड को ठप कर दिया। हर तरफ घना अंधेरा छा गया। इसी ब्लैकआउट का फायदा उठाकर जोशुआ ने तेजी से गाड़ी भगाई और वे टोल प्लाजा पार करके किसी तरह पुलिस के जाल से बच निकले। इधर जैसे ही पुलिस कंट्रोल रूम से अनाउंसमेंट हुई कि वह बच्ची और अमेरिकी भगोड़ा सैनिक हाईवे नंबर 6 की तरफ बढ़ रहे हैं, कर्नल हॉवेल ने भी यह फ्रीक्वेंसी सुन ली और वह तुरंत उस ओर निकल पड़ी। इस बीच जोशुआ एल्फी के साथ एक दूसरे अनजान शहर में पहुंच चुका था। वह हर तरफ अपनी पत्नी माया को ढूंढ रहा था, लेकिन माया का कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इतने समय तक अल्फी के साथ रहने की वजह से अब जोशुआ को महसूस होने लगा था कि जिसे वह अब तक अमेरिकी सरकार के कहने पर महज एक मशीन समझता आया था, असल में इन रोबोट्स के भीतर भी इंसानों से कहीं ज्यादा भावनाएं आ चुकी थी। अब रात हो चुकी थी। पूरे शहर के बड़े बड़े डिजिटल बिलबोर्ड्स पर जोशुआ और एल्फी की तस्वीरें चमक रही थीं। जोशुआ छिपते छिपाते इस शहर में अपने एक बेहद खास और पुराने स्पेशल फोर्सेस के साथी ड्रू से मिलने आया था। आर्मी छोड़ने के बाद ड्रू अपनी पत्नी कामी के साथ न्यू एशिया के इसी हिस्से में रहकर रोबोट्स की मरम्मत करने का काम करता था। कुछ देर बाद जब ड्रू ने एल्फी की गहराई से जांच की तो उसके होश उड़ गए। वह तुरंत जोशुआ को एक कोने में ले गया और धीमी आवाज में बोला, यह कोई आम रोबोट नहीं है, यह इंसानी इतिहास की अब तक की सबसे एडवांस्ड रोबोट है। ये इंसानों की तरह समय के साथ बड़ी होगी, चीजें सीखेगी और हर गुजरते दिन के साथ इसकी सोचने और समझने की शक्तियां और भी बढ़ती जाएंगी। आज ये सिर्फ कुछ छोटी मोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी दुनिया की हर एक इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और इंटरनेट को अपने काबू में कर लेगी और उस दिन इस बच्ची को रोक पाना नामुमकिन होगा। ड्रू ने अपनी पत्नी कामी से कहा कि वह एल्फी को लेकर ऊपर के कमरे में चली जाए। ऊपर अपार्टमेंट में बैठे बैठे अचानक एल्फी के सेंसर एक्टिवेट हुए और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत कामी को चेतावनी दी, पुलिस यहां आ रही है। एल्फी का अंदेशा बिल्कुल सही था। नीचे सड़क पर पुलिस की गाड़ियां और अमेरिकी कर्नल हॉवेल पहुंच चुके थे। ऊपर अपार्टमेंट में कामी ने जैसे ही दरवाजे पर आए एक आइसक्रीम कुरियर को साधारण पैकेट समझकर खोला, ठीक उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ। पुलिस ने अपार्टमेंट की दीवारें तोड़कर अंधाधुंध रेड कर दी थी। पुलिस अल्फी को बेहोश कर ले जाने ही वाले थे कि तभी जोशुआ ने ऐन मौके पर अपनी जान की बाजी लगाकर गोलियों की बौछार के बीच उन पुलिस वालों को वहीं ढेर कर दिया। मगर अफसोस, उस शुरुआती धमाके की वजह से ड्रू की पत्नी कामी बुरी तरह नष्ट हो चुकी थी। वह नहीं रही थी। अपनी पत्नी को खोने के बाद ना चाहते हुए भी ड्रू को जोशुआ और एल्फी के साथ जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा। वे अब शहर की सीमा से बहुत दूर आ चुके थे।
ड्रू के पास मौजूद एक पुराने लोकेटर से वे माया के सिग्नल्स को ट्रैक करते हुए न्यू एशिया के एक बेहद अनजान और खतरनाक इलाके में पहुंच चुके थे। इस जगह पर परमाणु रेडिएशन बहुत ज्यादा फैली हुई थी। जोशुआ ने बिना वक्त गंवाए एक प्रोटेक्टिव सूट पहना और गाड़ी से बाहर निकल गया। यह वही जगह थी जहां 5 साल पहले जोशुआ और माया एक साथ खुशहाल जिंदगी जिया करते थे। मगर अमेरिकी सेना के उस मिसाइल हमले की वजह से यह खूबसूरत वादी अब रहने लायक नहीं बची थी। जोशुआ ने हर कोने में देखा, मगर माया यहां भी नहीं थी। उसी वक्त ड्रू हांफता हुआ जोशुआ की तरफ भागा भागा आया, लेकिन इससे पहले कि वह जोशुआ को कुछ बता पाता, छिपे हुए दुश्मनों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ड्रू बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़ा। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए ड्रू ने जोशुआ के सामने चौंकाने वाला राज खोला। उसने कहा, जिसे तुम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो वह रहस्यमयी निर्माता कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी खुद की पत्नी माया ही है। इतना कहते ही उसने दम तोड़ दिया। जोशुआ इस सच से पूरी तरह सन्न रह गया। उसने तुरंत एल्फी को उठाया और तेजी से वहां से भागा, मगर तभी अचानक चारों तरफ से हथियारों से लैस रोबोट्स ने उन्हें घेर लिया। ये पुलिस या अमेरिकी सैनिक नहीं थे, बल्कि यह हारून था, वही हारून जो 5 साल पहले माया के लिए काम करता था। उन्होंने जोशुआ को तुरंत पकड़ लिया और कैद कर दिया। कुछ देर बाद जब जोशुआ होश में आया तो हारून ने बताया, तुम्हारी पत्नी माया ने ही एल्फी को अपने गर्भ में पल रहे तुम्हारे बच्चे के डीएनए का इस्तेमाल करके बनाया था, इसीलिए वो एक बच्ची जैसी दिखती है। और सालों पहले लॉस एंजल्स शहर में जो भयानक परमाणु धमाका हुआ था वो हम रोबोट्स ने नहीं किया था, वह इंसानों का ही एक ह्यूमन एरर था। लेकिन अपनी नाकामी छुपाने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसका सारा इल्जाम हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मढ़ दिया ताकि वे हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ सके। हम रोबोट्स कभी भी इंसानियत के लिए खतरा थे ही नहीं। अगर हम अपनी रक्षा के लिए उस नोमैड स्टेशन को तबाह कर भी देते हैं तो उससे वेस्टर्न वर्ल्ड के इंसानों को कुछ नहीं होगा। हम रोबोट्स भी बस इस धरती पर शांति, सुकून और अमन के साथ जीना चाहते हैं। वे अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी ऊपर आसमान में विशाल नोमैड स्टेशन दिखाई देने लगा, जो सीधे उनके बेस की ओर हमला करने के लिए बढ़ रहा था। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने अंतरिक्ष से बरसती मिसाइल ने पल भर में उनके पूरे खुफिया बेस को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया और कोई कुछ नहीं कर पाया। इसी अफरा तफरी के बीच जोशुआ किसी तरह अपनी कैद से आजाद होने में कामयाब रहा और नदी में कूद गया। वह चालाकी से बोट के नीचे बंधी रस्सी के सहारे पानी में छिपा रहा। जब वे सुरक्षित इलाके में पहुंचे तो वहां का मंजर रूह कंपा देने वाला था। नोमैड के उस क्रूर हमले में अनगिनत निर्दोष रोबोट्स और इंसान मारे जा चुके थे। इस तबाही को देख हारून की एक साथी रोबोट ने पूछा, क्या एल्फी उस नोमैड स्टेशन को हमेशा के लिए तबाह नहीं कर सकती? हारून ने बताया, एल्फी अभी बहुत छोटी है। उसकी शक्तियों की रेंज अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि वह यहां धरती पर बैठकर अंतरिक्ष में तैर रहे नोमैड को हैक कर सके या उसे खत्म कर सके। अगर नोमैड को हमेशा के लिए मिटाना है तो हमें एल्फी को हर हाल में नोमैड स्टेशन के भीतर ले जाना होगा, तभी वह उसके कोर सिस्टम को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर पाएगी। लेकिन अफसोस, उस महाविस्फोट में एल्फी खुद भी जिंदा नहीं बच पाएगी। रात के सन्नाटे में जब थके हारे सभी लोग सो रहे थे, तब जोशुआ ने एल्फी को उठाया और वहां से चुपचाप भागने की कोशिश करने लगा। मगर अगले ही पल पूरे इलाके में सायरन गूंज उठा। अमेरिकी कर्नल हॉवेल की क्रूर सेना एक बार फिर उनका शिकार करने वहां आ पहुंची थी। इससे पहले कि गांव वाले और रोबोट्स संभल पाते, पूरे इलाके में अचानक एक अजीब और भारी शांति पसर गई और फिर जंगल के विशाल पेड़ तिनकों की तरह अजीब ढंग से टूटने लगे। यूएस आर्मी के दैत्याकार सुपर टैंक्स पेड़ों को कुचलते हुए गांव में दाखिल हो चुके थे। पूरे इलाके में भयानक नरसंहार और कोहराम मच गया। अपनी आंखों के सामने मासूम रोबोट्स और बच्चों को मरता देख एल्फी से रहा नहीं गया। वह जोशुआ का हाथ छुड़ाकर सीधे गांव वालों की मदद करने के लिए उस जंग के मैदान में कूद पड़ी। उधर अमेरिकी टैंक ने कई रोबोट्स पर अपनी मिसाइलें लॉक कर दी थीं। इसी बीच एक रोबोट मिसाइल से अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ता हुआ एक झोपड़ी के अंदर छिपने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि उस झोपड़ी के भीतर कई छोटे छोटे इंसानी बच्चे छिपे हुए हैं। अगर वह अंदर जाता तो मिसाइल बच्चों को भी मार देती। उस रोबोट ने अपनी जान से ज्यादा उन इंसानी बच्चों की हिफाजत को चुना। वह झोपड़ी के बाहर ही रुक गया और अगले ही पल अमेरिकी मिसाइल ने सीधे आकर उसके पर खच्चे उड़ा दिए।
टैंक के भीतर बैठी कर्नल हॉवेल ने रोबोट्स को खत्म करने के लिए अमेरिका के आत्मघाती मैकेनिकल सुसाइड रोबोट्स को गांव की तरफ भेजना शुरू कर दिया था। जैसे ही विस्फोटक से लैस एक रोबोट गांव के मुख्य हिस्से में पहुंचा, उसने खुद को उड़ा दिया और उसके धमाके में कई स्थानीय रोबोट्स मारे गए। तभी दूसरा सुसाइड रोबोट भी भारी कदमों से तबाही मचाने आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसके सामने एल्फी आकर खड़ी हो गई। एल्फी को सामने देख उस रोबोट के सिस्टम में कुछ अजीब हुआ। वह वहीं रुक गया। एल्फी ने अपने दिमाग की वेव से उस सुसाइड रोबोट को पूरी तरह हैक कर लिया था। मगर तभी पीछे से कर्नल हॉवेल के एक कमांडर ने एल्फी पर सीधे गोली चला दी। एन वक्त पर जोशुआ वहां पहुंचा। उसने किसी तरह जख्मी एल्फी को अपनी बाहों में समेटा और वहां से भागा। उनके हटते ही उस हैक हो चुके रोबोट में एक जबरदस्त धमाका हुआ। जोशुआ ने हारून के पास जाकर हाँफते हुए कहा, एल्फी बुरी तरह जख्मी है, हमें इसे हर हाल में तुरंत माया के पास ले जाना होगा। सिर्फ वही इसे ठीक कर सकती है। बिना एक पल की भी देरी किए वे एल्फी की जान बचाने के लिए उसे लेकर वहां से निकल गए। कुछ घंटों के लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वे न्यू एशिया के पहाड़ों के बीच छुपे उस गांव में पहुंच गए जहां माया को छिपाकर रखा गया था। जोशुआ धड़कते दिल के साथ जब 5 साल बाद माया से मिलने उस मोनेस्ट्री के अंदर गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। माया जिंदा तो थी, लेकिन वह एक जिंदा लाश बन चुकी थी। वह बेहद गंभीर हालत में लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे सांसें ले रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह डेड हो चुका था। जोशुआ की आंखों से आंसू बह निकला। उसने रोते हुए माया से अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी। जोशुआ अब अच्छी तरह समझ चुका था कि विज्ञान के मुताबिक माया कभी भी दोबारा होश में नहीं आ पाएगी। अपनी पत्नी की इस दर्दनाक तकलीफ को और लंबा ना खींचते हुए जोशुआ ने बेहद भारी दिल से खुद अपने हाथों से माया का लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा दिया। मगर अफसोस, शोक मनाने का वक्त भी उनके पास नहीं था। अंतरिक्ष में मौजूद नोमैड स्टेशन ने पहाड़ों में छुपे इस आखिरी पवित्र गांव को भी ढूंढ निकाला था। यूएस आर्मी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और ड्रोन्स ने आते ही इस शांत गांव पर भी हमला शुरू कर दिया। उसी वक्त हाथ में गन लिए क्रूर कर्नल हॉवेल मोनेस्ट्री में पहुंच गए। उसे देखकर जोशुआ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला था। तुमने कहा था कि माया बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसने मशीनों पर दम तोड़ दिया। वे अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी हारून वहां आ पहुंचा। उसने आते ही कर्नल हॉवेल पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में हारून बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन वह कर्नल की पीठ पर टाइमर बम लगा चुका था। अगले ही पल हुए धमाके में कर्नल हॉवेल मारी गई। मगर संकट अभी टला नहीं था। अंतरिक्ष में मौजूद नोमेड स्टेशन ने उसी पहाड़ी गांव पर परमाणु मिसाइल दाग दी। पूरा गांव तबाही में बदल गया और हजारों बेगुनाह मारे गए। उधर अमेरिकी सैनिकों ने जोशुआ और एल्फी को पकड़कर सीधे सेना के हेडक्वार्टर पहुंचा दिया। वहां जनरल ने जोशुआ के हाथ में एक EMP गन थमाते हुए आदेश दिया, एल्फी को हमेशा के लिए शट डाउन कर दो। जोशुआ कांपते हाथों से उसके पास पहुंचा और ट्रिगर दबा दिया। एल्फी का सिस्टम हमेशा के लिए शट डाउन हो चुका था। जनरल ने कहा, अब हम इसके शरीर को रिसर्च के लिए नोमैड स्टेशन पर ले जाएंगे। सैनिक एल्फी के शरीर को बख्तरबंद गाड़ी में ले जा ही रहे थे कि तभी अचानक एल्फी की आंखें खुल गईं। उठते ही एल्फी ने अपनी दिमागी ताकत से सभी गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स ठप कर दिए। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर जोशुआ उसे लेकर भाग निकला। दरअसल लैब के अंदर उसने एल्फी को मारा नहीं था, बल्कि सिर्फ कुछ देर के लिए बेहोश किया था। दोनों सीधे कमर्शियल स्पेसपोर्ट पहुंचे और नोमैड स्टेशन के लिए जाने वाली आखिरी शटल में सवार हो गए। इससे पहले कि जनरल सभी शटल्स को रोकने का आदेश देता, शटल अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर चुकी थी। रास्ते में शटल को वापस पृथ्वी पर उतरने का आदेश दिया गया। पायलट्स जैसे ही यान को मोड़ने लगे, एल्फी ने झटके से पूरे शटल को हैक कर लिया। अब वह शटल पूरी तरह ऑटो पायलट पर सीधे नोमैड स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। नोमैड स्टेशन पर सभी सैनिकों को हथियारों के साथ तैनात कर दिया गया, मगर जोशुआ ने किसी तरह सैनिकों से पीछा छुड़ा लिया और नोमैड के भीतर दाखिल हो गया। जोशुआ ने एल्फी को मेन कंट्रोल रूम में जाकर नोमैड स्टेशन का पावर डाउन करने का आदेश दिया, जबकि वह खुद स्पेस सूट पहनकर बाहर लगी परमाणु मिसाइलों में विस्फोटक लगाने निकल पड़ा। यह देखकर जनरल पूरी तरह बौखला गया और उसने नोमैड की सभी परमाणु मिसाइलें पृथ्वी पर मौजूद रोबोट्स के हर आखिरी ठिकाने पर लॉन्च करने का आदेश दे दिया। आखिरी मिसाइल लॉन्च होने से ठीक पहले एल्फी ने नोमैड स्टेशन को हैक कर लिया। जोशुआ ने तेजी से मिसाइल पर टाइम बम लगा दिए और 10 मिनट का काउंटडाउन सेट कर दिया। पृथ्वी पर लॉन्च हो चुकी परमाणु मिसाइलें तबाही मचाना शुरू कर चुकी थीं।
उधर नोमैड के पूरी तरह नष्ट होने में सिर्फ 30 सेकंड बचे थे। अल्फी किसी तरह एस्केप पॉड में बैठ गई, मगर जोशुआ उसके साथ नहीं जा पाया। अगले ही पल भीषण विस्फोट हुआ। स्टेशन का कमांड सेंटर तबाह होते ही बाकी मिसाइलें अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गईं और अरबों जिंदगियां बच गईं। देखते ही देखते पूरा नोमैड स्टेशन बिखरने लगा। वहीं स्टेशन के बायो गार्डन में मरने से ठीक पहले जोशुआ को माया का क्लोन दिखाई दिया। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को देखा और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उधर अल्फी सुरक्षित जमीन पर पहुंच चुकी थी। नोमैड के पूरी तरह नष्ट होते ही पूरी दुनिया में खुशी की लहर दौड़ गई और इसी के साथ फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मूवीवर्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग और कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द मूवीवर्स।